सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं लवली सर। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं वर्ग दसम के ज्योमेट्री। आज हमें चर्च करनी है ज्यामिति के इंट्रोडक्शन पे हम लोग चर्च करेंगे आज। और आप लोग पूरी वीडियो को बेहतर तरीके से देखेंगे, बड़ा मजा आएगा आज के। और हमें लगता है कि आप वीडियो देखने के क्रम में ही आपको सारी चीजें आपके मेमोरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। जय हिंद। चलिए देखते हैं बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 है ना, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। आज किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ट्रायंगल के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्री, अब देखिए आपको GEOMETRY ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने आपको हेडिंग दे दिया कि आज हम आपको ज्यामिति का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों कि ज्यामिति है क्या, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जो आप बोल रहे हैं, यह एक ग्रीक भाषा है। ठीक है ना। ज्योमेट्री एक कौन भाषा है बाबू? ग्रीक भाषा है। ज्योमेट्री एक ग्रीक भाषा, और कहाँ की भाषा है? तो यूनान की भाषा है। ठीक है ना। कहाँ की भाषा है? यूनान की भाषा है। ज्योमेट्री एक ग्रीक भाषा है, और ये कहाँ की भाषा है? तो यह यूनान की भाषा है। ठीक है ना। अब देखते हैं ग्रीक भाषा से अंग्रेजी में, इंग्लिश में रूपांतरण जो किए थे उनका नाम है हॉलेन और स्टीफन। हॉलेन और स्टीफन, क्या था? हॉलेन और स्टीफन, जिन्होंने ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण कर दिए, है ना। आगे हम देखते हैं। अब देखिए ज्योमेट्री का परिभाषा, जियो प्लस मेट्री। जियो माने होता है भूमि। जियो माने क्या होता है? भूमि। अब बताइए जियो का सिम आप लोग कहाँ यूज करते हैं? बताएंगे सारे बच्चे, जियो का सिम आप लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? तो जियो का सिम आप लोग भूमि पर यूज कर रहे हैं ना। मंगल ग्रह पे कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो आप भूमि पर यूज कर रहे हैं। तो जियो माने भूमि और मीटरी माने माप, अर्थात भूमि के माप को क्या कहते हैं? याद हो गया ना? याद हो गया ना। चलिए आगे अब देखते हैं भूमि के माप को क्या कहते हैं बच्चों। अब ज्यामिति, जया का मतलब होता है पृथ्वी। जया माने पृथ्वी और मिति मतलब माप, यानी पृथ्वी के माप को क्या कहते हैं? जया माने पृथ्वी, मिति मतलब माप, पृथ्वी के माप को क्या कहते हैं? यह जो है संस्कृत के 2 शब्द से लिया गया है। ठीक है ना। तो पृथ्वी के माप को हम क्या कहते हैं? अब जैसे मेंसुरेशन का जब खोज किया गया, यानी क्षेत्रमिति का जब खोज किया गया बच्चों, तो पता है मेंसुरेशन शब्द मेंसुरेशियो से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जमीन मापने की कला। जमीन मापने की कला। ठीक है ना। तो यह जो परिभाषा है यह क्षेत्रमिति को दे दिया गया। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, देखिए आज के समय में, आज हम लोग कहते हैं कि मॉडर्न युग आ गया भाई, है ना। तो हम लोग पिज्जा, बर्गर, मोमो के पीछे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, और घरेलू खाना पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। खास करके लड़कियां लोग को बाहर का गुपचुप और बर्गर से काम चलता है। तो हम बताते हैं आप लोगों को कि देखिए इसी प्रकार से ज्योमेट्री भी मॉडर्न में क्या हो गया, आज के समय में जया का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। यानी कोण के माप को क्या कहेंगे? कोण के माप को हम लोग क्या कहेंगे? तो देखिए कोण के माप को ज्यामिति कहेंगे, पृथ्वी के माप को ज्यामिति कहेंगे, और भूमि के माप को क्या कहेंगे हम लोग? ज्यामिति कहेंगे, है ना। तो हमने 3 परिभाषा जान गया। लेकिन अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये तो छोटा सा परिभाषा दे दिए,
लेकिन थोड़ा सा हम 10वां क्लास के बच्चे, थोड़ा स्टैंडर्ड परिभाषा दीजिए ना। तो आप देखिए, आप परिभाषा जो है ना टीचर पे मत दीजिए, आप अपने से परिभाषा को निकालिए। जैसे देखिए मैथ का बुक है ना, उस बुक में एक चैप्टर पढ़ना है मुझे, ट्रायंगल ज्योमेट्री। तो हम कहेंगे कि गणित का वैसा भाग जिसमें बिंदु, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। वैसा गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग जिसमें बिंदु, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि ज्यामितीय आकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? तो ज्यामिति कहेंगे। आज के बाद आपको ज्यामिति के परिभाषा में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप बोल देंगे पृथ्वी, पृथ्वी के माप को ज्यामिति कहते हैं, भूमि के माप को ज्यामिति कहते हैं, कोण के माप को ज्यामिति कहते हैं। ज्योमेट्री एक ग्रीक भाषा। अच्छा बउआ, ग्रीक भाषा कहाँ के भाषा है नुनू रे? यूनान के भाषा। ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण कौन किए थे बाबू? हाउलेन स्टीफन किए थे। कौन किए थे? अच्छा एक बात बोले, हाउलेन स्टीफन जो थे यह एक व्यापारी थे। सर जी हिजुआ के थे, नवादा के थे, नालंदा के थे? नहीं। कहाँ के व्यापारी थे ये? यह व्यापारी थे, ये व्यापारी थे मिलेटस नगर के। कहां के व्यापारी थे? मिलेटस नगर के व्यापारी थे, है ना। अब हम लोग जानते हैं, अब देखिए हम आपको यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, गणित ज्यामिति की परिभाषा। गणित का वैसा भाग जिसमें बिंदु, रेखा, जैसे कि अभी हम बताए, समतल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्त इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जियो मने भूमि, मीटरी मने माप, अर्थात भूमि के माप को हम लोग क्या कहते हैं? चला तो ज्यामिति कहते हैं। अब देखेंगे संस्कृत का मूल शब्द जया मने पृथ्वी, मिति मने माप, अर्थात पृथ्वी के माप को क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। देखिए जब क्षेत्रमिति का खोज हुआ तो यह परिभाषा क्षेत्रमिति को दिया गया। हम अभी बताए थे, क्योंकि ग्रीक भाषा में मेंसुरेशन का अर्थ होता है जमीन मापने की कला, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, हाँ, जया मने कोण, मिति मने माप, आधुनिक युग के गणितज्ञ द्वारा तो कह रहा है परिभाषा में कोण की माप को क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं, देखेंगे ज्यामिति का खोज 2500 ईसा पूर्व हुआ था। ज्यामिति का खोज कब हुआ था? एक चीज हम बता रहे हैं आप लोग को, ज्यामिति का खोज 2500 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र और बेबीलोनिया में। जिस प्रकार से हम लोग का जन्म होता है ना, तो ज्यामिति का भी खोज किया गया। हमारा जन्म कब हुआ? 95 में, 94 में, 80 में, 2005 में, उसी प्रकार से। और कहाँ हुआ? सदर अस्पताल में हुआ ना। तो उसी प्रकार से ज्यामिति का खोज 2500 ईसा पूर्व हुआ। और पता है कहाँ हुआ? मिस्र और बेबीलोनिया में। कहाँ हुआ बाबू? मिस्र और बेबीलोनिया। बेबीलोनिया यानी बेबीलोलो मिस्री, मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ। मिस्र और बेबीलोनिया में किसका खोज हुआ? ज्यामिति का खोज हुआ। ज्यामिति का खोज कब हुआ? 2500 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है ना। इसके बाद मिस्र और बेबीलोनिया में ज्यामिति का विकास नहीं हुआ। जब ज्यामिति का विकास मिस्र और बेबीलोनिया में नहीं हुआ तो उसको वहां से लाया गया। कहां लाया गया? यूनान। कहां लाया गया? यूनान लाया गया। यूनान में एक जगह का नाम है एलेक्जेंड्रिया। एलेक्जेंड्रिया, हाँ, यूनान के एलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर लाया गया, जहां पर अनेक गणितज्ञ ने अपना अपना योगदान दिए, ठीक है ना। जहां पर अनेक गणितज्ञ ने अपना अपना योगदान दिया। अब देखिए एक छोटा सा बात हम बोलते हैं कि जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग कोचिंग जब जाते हैं, एक कोचिंग में अगर आपको
टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको वहां से पढ़ाई से समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरी जगह जाते हैं ना। तो उसी प्रकार से जब वहां विकास नहीं करते हैं तो आप दूसरी जगह जाते हैं, और मेहनत जहां पे जिस शिक्षक का लैंग्वेज आपको सही ढंग से समझ में आता हो, तो उसी प्रकार से ज्यामिति का खोज 2500 ईसा पूर्व हुआ मिस्र और बेबीलोनिया में। जब यहाँ ये विकास नहीं किया तो इसको लाया गया कहां पता है? यूनान के एलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पे, है ना। अब देखते हैं हम लोग, देखिए, तो जब यहां लाया गया तो अनेक गणितज्ञ ने योगदान दिया, जैसा कि हम बताए थे आपको। देखिए, थेल्स ने योगदान दिया। थेल्स ने क्या बताए? समरूप त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समरूप त्रिभुज के बारे में। थेल्स ने किसके बारे में बताए? पाइथागोरस ने। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि 600 ईसा पूर्व थेल्स ने समरूप त्रिभुज का खोज किया। समरूप त्रिभुज का मतलब समझते हैं? सम मने बराबर, रूप मने चेहरा। अब देखिए, यही है समरूप। एक बड़ा सा त्रिभुज ले लिए, एक छोटा सा ले लिए, दोनों का चेहरा एक जैसा है, ये क्या हो गया? समरूप हो गया। ये क्या हो गया? अगर यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर और एक लाइन ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये हो गया समरूप। क्या हो गया? समरूप। अब कहता है कि पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच संबंध बताए थे। जैसे देखिए, समकोण त्रिभुज जानते हैं ना, राइट एंगल होता है, तो कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। तो कर्ण, आधार और लंब के बीच में यह संबंध बता दिए थे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बीच 476 ईसा पूर्व आर्यभट्ट ने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया। किसके बारे में बताए थे आर्यभट्ट ने? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया। किसके बारे में बताए थे? 476 ईसा पूर्व समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कौन बताए थे? आर्यभट्ट ने बताए थे। समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं? सम मने बराबर, द्वि मने दो, बाहु मने भुजा। जिसका 2 भुजा बराबर हो क्या कहलाता है? समद्विबाहु। अब देखिए, 578 ईसा पूर्व ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताए। किसके बारे में बताए? चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताए, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं आगे का। अब हम लोग देखेंगे कि जब आए तो बहुत सारे गणितज्ञ ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन हम एक गणितज्ञ के बात करने जा रहे हैं, वो है यूक्लिड। देखिए यहां पे कह रहे हैं कि सभी गणितज्ञों ने ज्यामिति के कथन को तर्क द्वारा साबित नहीं कर पाए। थेल्स, पाइथागोरस, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, इन्होंने ज्यामिति को तर्क के द्वारा साबित नहीं कर पाए। तो कौन किए भाई? मैं बताता हूं आगे। देखिए यहां पे ज्यामिति के अध्ययन का 2 महत्व है। देखिए सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि ज्यामिति पढ़ने से तर्क शक्ति का विकास होता है, चिंतन करने की क्षमता बढ़ता है। बच्चों अगर आप ज्यामिति अगर पढ़ रहे हैं और ज्यामिति को समझ रहे हैं, पढ़ना और समझना दोनों अलग है। अगर ज्यामिति को आप समझ रहे हैं तो फिर चिंतन करने की शक्ति बढ़ता है। ऑटोमेटिक अगर जिस बच्चा 9th क्लास में अगर ज्योमेट्री सही से पढ़ लिया है तो हमें उस बच्चे से उम्मीद है कि वो बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, इसमें नो डाउट। क्योंकि ज्यामिति पढ़ने से उनकी सोचने की शक्ति भाई थोड़ा उच्च हो जाता है, और लोगों की अपेक्षा ना वो थोड़ा दूर दूर तक सोचते हैं। तो मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्यामिति के अध्ययन का 2 महत्व बता दो। तो यही है 2 महत्व कि ज्यामिति पढ़ने से तर्क शक्ति का निर्माण होता है, बुद्धि का विकास होता है, ठीक है ना, चिंतन करने की क्षमता बढ़ता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं ज्यामिति का खोज। देखिए एक बात बोला जा रहा है कि ज्यामिति का खोज बहुत पहले हुआ था, 300 ईसा पूर्व। तो सर अभी आप बताए कि ज्यामिति का खोज तो 2500 ईसा पूर्व हुआ था। नहीं, ज्यामिति का खोज 2500 ईसा पूर्व हुआ था। उससे पहले भी ज्यामिति का खोज हुआ, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई बच्चा बोल देता है कि आप पहले जो थे ना वो तोता थे, इसके पहले जन्म में आप
तोता थे, इसका कोई प्रमाण है? इसका कोई प्रमाण नहीं है ना। आपको प्रेजेंट दिख रहा है, प्रेजेंट में क्या है? गधा या बैल, है कि नहीं? तो वो देखता है। अब प्रेजेंट में क्या है? तो वही चीज है। तो 300, अब सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई हो रहा था। सिंधु घाटी की सभ्यता में जब खुदाई हो रहा था तो खुदाई के क्रम में मिल गया त्रिभुज, मिल गया चतुर्भुज, मिल गया पंचभुज। तो लोग बता रहे थे कि ऐसा लगता है कि पहले के लोग भी ज्यामिति पढ़ते थे। ये लेकिन कंफर्म नहीं है कि लोग पढ़ते ही होंगे। लोग ऐसा बोले कि आखिर नहीं पढ़ते थे तो ये अंदर है कहां से, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। तो इसलिए ज्यामिति का खोज 300 ईसा पूर्व हुआ, इसका कोई क्लियर चीजें नहीं है। तो इसीलिए हम बताए कि ज्यामिति का जब प्रमाण मिला गया, और ये कौन किए? यूक्लिड। ज्यामिति के पिता यूक्लिड है। अब क्यों है? क्योंकि उन्होंने ज्यामिति के कथन को तर्क द्वारा साबित कर दिए, ठीक है ना। इसीलिए ज्यामिति को यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। अब देखेंगे यहां पे 300 ईसा पूर्व, हाँ 300 ईसा पूर्व अलेक्जेंड्रिया के ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने ज्यामिति कथन को तर्क द्वारा साबित किया, इसीलिए यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं बच्चों, यूक्लिड ने ज्यामिति के कथन को 13 भाग में बांटे। जब उन्होंने तर्क द्वारा ज्यामिति को परिभाषित कर दिया तो 13 खंड में बांटे। ऐसा बोला जाता है लोगों के द्वारा कि 12 खंड को यूक्लिड के शिष्य लिखे थे, एक खंड को सिर्फ यूक्लिड ने लिखा था। और इस 13 खंड को जिस पुस्तक में लिखा गया उस पुस्तक का नाम है द एलिमेंट्स। देखिए यहां पे दिया हुआ है, उस 13 खंडों को पुस्तक में संकलित किया गया, उस पुस्तक का नाम है द एलिमेंट्स। लेकिन जिस ग्रंथ में लिखा गया उस ग्रंथ का नाम है सुलभा सूत्र ग्रंथ। उस ग्रंथ का नाम है क्या है? सुलभा सूत्र ग्रंथ। अब देखिए यह 13 खंड में से 6 खंड की पढ़ाई हाई स्कूल में करना है। कहां करना है? हाई स्कूल में करना है, ठीक है ना। और 7 खंड की पढ़ाई उच्च क्लास में करना है। देखिए 6 खंड की पढ़ाई कहां करना है बच्चों? हाई स्कूल में करना। और 7 खंड की पढ़ाई कहां करना है? उच्च क्लास में करना है। कहां करना है? देखिए यहां दिया हुआ 6 खंडों की पढ़ाई हाई स्कूल में होती है और 7 खंड की पढ़ाई उच्च क्लास में होती है। देखिए 6 खंड में कुल 98 कथन है। अब जो हाई स्कूल में हमें पढ़ना है वो टोटल 98 कथन पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे हम बताते हैं वर्ग नवम, 9th क्लास में आपको 78 पढ़ना है और 10 में पढ़ना है 20। अब देखिए 78 में प्रमेय पढ़ना है 59 और उप प्रमेय पढ़ना है 19। और वर्ग 10 में प्रमेय पढ़ना है 11 और उप प्रमेय पढ़ना है 9, ठीक है। अब हम समझ गए कि 6 खंड की पढ़ाई हमें कहां करना है बच्चों? हाई स्कूल में करना है। हाई स्कूल में 9th क्लास में कितने कथन पढ़ेंगे? चला 78 पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें प्रमेय 59 और उप प्रमेय 19। वर्ग 10 में पढ़ेंगे प्रमेय 11 और उप प्रमेय 9, ठीक है। अब हम जानते हैं कि देखिए यूक्लिड ने बच्चों के मैथ आसानी से बन जाए इसके लिए उन्होंने 4 कथन दिए। कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किए। यूक्लिड ने ज्यामिति कथन को कई तरह से प्रस्तुत किए? 4 तरह से प्रस्तुत किए। देखेंगे पहला नाम है अभिगिरित, उसी का नाम है स्वयं सिद्धि और उसी का नाम है आपतन मान्यता। जो स्वयं सिद्ध हो जाता है, जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो स्वयं सिद्ध हो जाता है, जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे? तो एक बच्चा से हम पूछ दिए कि बताओ ये जो आप पढ़ रहे हैं अभिगृत, ये कहां पढ़ना है? मैथ में, हिंदी में, संस्कृत में? बच्चा तुरंत बोल दिया मैं तो सर मैथ में पढ़ता हूं। नहीं, यह आप ज्यामिति में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ज्यामिति में पढ़ रहे हैं। अब बोल दीजिएगा कि हम पूछ देंगे कि आपका घर कहाँ है जी, तो आप बोल दीजिएगा
गांव का नाम लीजिएगा कि भारत बोल दीजिएगा या पृथ्वी बोल दीजिएगा, ऐसे बोलिएगा नहीं ना, आप जहां हैं वहां का नाम बताएंगे ना। तो उसी प्रकार से जब आप मैथ पढ़ते हैं ना, तो मैथ पढ़ते हैं तो हम बता रहे हैं, अब इसका परिभाषा हम बताए थे कि इसका परिभाषा आप अपने मन से दीजिए। तो देखिए ये कहाँ पढ़ रहे हैं आप, तो ज्यामिति में पढ़ रहे हैं, तो आप बोलिएगा ज्यामिति का वैसा भाग, ज्यामिति का वैसा हिस्सा जो स्वयं सिद्ध हो जाता है, जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। अब देखिए प्रमेय, अभिगृहित के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। प्रमेय के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाता है क्या कहलाता है, उपप्रमेय कहलाता है। और अभिगृहित, प्रमेय और उपप्रमेय तीनों के द्वारा जिसे सिद्ध किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हिसाब कहते हैं। यानी कि जब आप हिसाब बनाएंगे तो उसमें आपके पास नॉलेज होना चाहिए अभिगृहित का, प्रमेय का, उपप्रमेय का और हिसाब का, तब जाकर हिसाब आपके बनेंगे। अब बच्चे भूल जाते हैं कि सर हम तो भूल गए, लेकिन देखिए हम बताते हैं, आपके घर में बाबा है कि नहीं है, पापा है कि नहीं है, भैया है कि नहीं है, और बउआ। अब देखिए बाबा का परिभाषा क्या होता है, घर में जो अपना काम स्वयं करते हैं। क्या पापा से पूछते हैं या आप लोग से पूछते हैं, नहीं पूछते। जो अपना काम स्वयं करते हैं उन्हीं को तो बाबा कहते हैं। तो जो अपने जो स्वयं सिद्ध हो जाता है उसको क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। जो अभिगृहित के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाता है क्या कहलाता है, प्रमेय। तो बाबा के द्वारा जिनका काम होता है वो क्या कहलाते हैं, पापा। पापा के द्वारा जिनका काम होता है वो क्या कहलाते हैं, भैया। लेकिन बउआ जो है ना वो किसी से पूछवे नहीं करता है, वो पापा से, बाबा से, भैया से, सबका वो दुलारा होता है, यानी सभी का जरूरत होता है उसको। तो देखिएगा जो अभिगृहित, प्रमेय और उपप्रमेय तीनों के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। ठीक है ना। तो हमने अभी इतनी सारी चीजें बताए थे, अब हम बारी से अभिगृहित पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 मिनट और समय लेते हैं आप लोगों का, देखेंगे ज्यामिति, ज्योमेट्री एक ग्रीक भाषा है। यह कहाँ की भाषा है, कमेंट में जरूर करें। ज्योमेट्री एक कौन भाषा है, ग्रीक भाषा। कहाँ की भाषा है, जल्दी कमेंट में करें, कहाँ की भाषा है। ज्यामिति को कितने कथन में बांटा गया है, ज्यामिति के 13 कथन को किस पुस्तक में लिखा गया, क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे आप लोग। हाई स्कूल में कितने कथन पढ़ने हैं, उच्च क्लास में कितने खंड पढ़ने हैं, किस ग्रंथ में ज्यामिति के 13 खंड को लिखा गया है, ये सारे जवाब आपको देने हैं। ठीक है ना। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करें, ठीक है ना। और क्योंकि आज मेरा फर्स्ट क्लास है, थोड़ी दिक्कत होगी, तो थोड़ा अचानक कैमरा पे आने के बाद थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब है, मैंने अभी डिफिनीशन दिया आपको। देखिए प्रमेय का डिफिनीशन है, अभिगृहित पीछे था, उपप्रमेय और हिसाब। अब हम लोग देख रहे हैं आज अभिगृहित निम्नलिखित है। अब कोई पूछ देगा आपसे अभिगृहित कितने हैं, आप क्या बोलेंगे, निम्नलिखित है। देखिए एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। अब बताएंगे हमको एक बिंदु से कई रेखा, गांव देहात में क्या बोलता है, मनमन्ना नहीं बोलता है, चल भी भोज खाए ले हो, आज मनमन्ना रसगुल्ला है, बोलता है कि नहीं बोलता। तो हम लोग भी बोलेंगे एक बिंदु से कई रेखा, अनंत रेखा, और गांव के भाषा में मनमन्ना रेखा खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से कई रेखा, अनंत रेखा खींच सकते हैं। देखिए 2 बिंदु से एक और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। देखिए 2 बिंदु है, तो 2 बिंदु से एक और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। 2 बिंदु से कई रेखा, एक और केवल। अब कोई बच्चा बोल देगा कि सर 2 बिंदु है, तो इस 2 बिंदु से हम 2 रेखा खींचेंगे। देखिए सॉरी, 2 बिंदु से, लेकिन ये आप 2 बिंदु से आप 2 रेखा खींच दिए, ये रेखा है। 2 बिंदु से एक और केवल एक रेखा के दोनों बिंदु आना चाहिए, इसमें दोनों बिंदु है, इस रेखा में एक बिंदु, इस रेखा में एक बिंदु। अच्छा अब अगर ऐसे रेखा होते हैं, थोड़ी ऐसे रेखा होता है, रेखा का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं।
रेखा का परिभाषा है, बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी अक्षर के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ये रेखा है ना, इस पर कितने बिंदु है? अनंत बिंदु है, इन्फिनिटी बिंदु है। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। यानी कि आप समझ जाइए, बहुत सारे बिंदु के मिलने से ही रेखा का निर्माण होता है। बहुत सारे बिंदु को मिला दीजिएगा तो एक क्या बन जाएगा? चला, रेखा बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, एक चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्लेफेयर का अभिगृत। क्या है? प्लेफेयर का अभिगृत। देखिए, यदि यल कोई रेखा उसके तल में पी कोई बिंदु, यल कोई रेखा उसके तल में पी कोई बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं हो। यल कोई रेखा उसके तल में पी कोई बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं हो, उस बिंदु से उस रेखा के समानांतर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। देखिए, ये जो हमने लिख दिया, यह प्लेफेयर का अभिगृत है। यल कोई रेखा उसके तल में पी कोई बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं हो, उस बिंदु से उस रेखा के समानांतर एक और केवल एक रेखा खींच सक। अब देखिए, हम इसको समझाते। देखिए क्वेश्चन क्या, यल कोई इसके तल में पी कोई बिंदु है। यल कोई इसके तल में पी कोई, जो ये बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं है, इस बिंदु से इस रेखा के समानांतर एक और केवल एक रेखा खींचेंगे। अब बोलेगा कि सर, यल कोई रेखा इसके तल में पी कोई बिंदु, हम तो दो रेखा खींच सकते हैं। देखिए, क्या ये जो रेखा है ये समानांतर है? नहीं। अगर जब आप समानांतर रेखा खींचेंगे ना, तो एक और केवल एक ही रेखा खींची जाएगी। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर, ये समानांतर क्या होता है? रेल का पटरी ले लो, रेल के पटरी के बीच की दूरी बराबर होती है। तो जब दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर बराबर होती है, उसे हम समानांतर रेखा कहते हैं। और एक बात और, समानांतर रेखा ना एक दूसरे को कट नहीं करता, प्रतिच्छेद नहीं करता। ठीक है ना। तो समानांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब हम समझ गए, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, सरल रैखिक युग्म का अभिगृत। सरल रैखिक युग्म का अभिगृत। देखिए, सरल रैखिक युग्म का अभिगृत क्या? यदि किसी सरल रेखा पर, देखिए गौर कीजिएगा, रेखा सरल होना चाहिए। रेखा क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। सरल रेखा पर कोई किरण आधारित होता है तो यह दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित होता है तो आसन कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ गए ना। अब बता रहे हैं, अब देखिए, यह आपका हो गया 30 डिग्री, तो यह कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। कैसे होगा? तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृत से होगा। ठीक है ना। अगर इसका मान है 70 डिग्री तो इसका मान कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। कैसे हो जाएगा? तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृत से। आप बेशक बोल सकते हैं कि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित होता है तो आसन कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। आप समझ गए। अब देखिए, इसका विलोम हम पढ़ते हैं। सरल रैखिक युग्म के अभिगृत का विलोम, यदि किसी रेखा, पीछे जो हम पढ़े उसमें सरल रेखा था और यहां पे क्या है? किसी रेखा, यानी सरल नहीं है, यानी रेखा सिर्फ रेखा है पर कोई किरण आधारित होता है। आसन कोण का योग अगर 180, अब क्या है? ये 100 है, ये 80 है, तो आपको बोल देगा कि सिद्ध करें यह एक सरल रेखा है। आप क्या बोल दीजिएगा? देखिए, यहां पे हम बना देते हैं इसको ABOC, लिखेंगे एंगल AOC
AOC बराबर 100 डिग्री, BOC बराबर 80 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो एंगल AOC प्लस BOC और 100 प्लस 80 यानी 180। अब गौर कीजिएगा, AOC प्लस BOC बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। अब बताइए, जब ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो गया तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृत से आसन कोण का योग 180 डिग्री होता हुआ रेखा क्या होगा? अतः सरल रैखिक युग्म के अभिगृत के विलोम से यह सरल रेखा होगा। समझ गए ना? अगर नहीं समझ में आता है, हमारी कुछ चीजें दिक्कत है, जरूर कमेंट करके बताएंगे कि सर यहाँ फॉल्ट है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसको सुधारूं, ठीक है ना? हाँ, आगे हम देखते हैं बच्चों संगत कोण का अभिगृत। तो संगत कोण से पहले हम देखेंगे कुछ चीजें। देखिए, दो अगर समानांतर रेखा है और एक रेखा काट रहा है तो कई कोण बनता है पता है? 8 कोण बनता है। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। कौन कौन? देखिए, पहले है अंतः कोण। कौन कौन? अंतः कोण, यानी अंदर वाले कोण को क्या कहते हैं? अंतः कोण, अंदर वाले कोण को देखिए 4, 3, 6, 5, कोण 4, कोण 3, कोण 5, कोण 6। देखिए, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 ये अंदर है, इसको कौन कौन कहेंगे? अंतः कोण कहेंगे। अब है बाह्यतः कोण। कौन कौन कहेंगे बच्चों? बाह्यतः कोण। बाहर वाले कोण को 1, 2, 7, 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो बाहर वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? बहिर्ष कोण। अब है एकांतर का कोण। एकांतर कोण कौन कौन? एकांतर कोण पता है क्या है? जो एकांत में रहता है। अब बताइए, घर में लड़ाई किसके किसके बीच होता है? 2 ही आदमी के बीच होता है। एक भाई बहन के बीच लड़ाई होता है और एक मम्मी और पापा के बीच लड़ाई होता है। जिस घर में भाई बहन नहीं लड़ता है वो कमेंट करेगा कि हम लड़ाई नहीं करते, ठीक है ना? अब हमें सारे, अगर कोई बहन देख रहे हैं वो बताएंगे कि हम अपने भाई से नहीं लड़ते हैं, कमेंट जरूर करेंगे। और कौन कौन लड़ता है और कौन कौन नहीं लड़ता है, और किसके घर में मम्मी पापा में लड़ाई नहीं होती है, पूछ लेना है मम्मी पापा से कि आप लोग में लड़ाई होती है, कमेंट जरूर करके बताएंगे हमें, ठीक है ना? तो एकांतर कोण। अब क्या हुआ, हम लोग जब भाई बहन घर में लड़ते हैं तो मम्मी पीटती थी, और पीटती थी तो हम इधर रो रहे हैं, बहन उधर रो रही है, यानी एकांतर कोण से। देखिए, इधर हमारी दीदी रो रही है, इधर हम रो रहे हैं, ठीक है ना? तो यह कौन कौन हो गया? एकांतर कोण। अब आपको मने मने बोल रहे होंगे सर कोण 3 बराबर कोण 5, कौन कौन? एकांतर का कोण। देखिए, इधर एकांत में दीदी, इधर एकांत में हम, तो 3 बराबर 5 यानी कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6, ठीक है ना? अब हम देखते हैं संगत कोण। क्या देखते हैं? संगत कोण। संगत कोण क्या है? देखिए, कहते हैं कि जैसा के संगत रहिएगा वैसा बन जाइएगा। अगर गांजा पिए वाला के साथ रहिएगा तो क्या बन जाइएगा, है ना? मारिएगा ना, ठीक है? तो अगर अच्छे के संगत रहेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे। यानी देखिए, छत के ऊपर 1 है तो छत के ऊपर 5, तो कोण 1 बराबर कोण 5। देखिए, छत के नीचे 4 है तो छत के नीचे 8 है तो कोण 4 बराबर कोण। छत के ऊपर 2 है तो कोण 2 बराबर कोण। छत के नीचे 3 है तो एंगल 3 बराबर एंगल, यानी 3 बराबर 7, 3 बराबर। तो ये कौन कौन हो गया? संगत कोण। इसके बाद हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कौन कौन? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब होता है सम मने बराबर और मुख मने मुंह। देखिए, जब शादी विवाह का टाइम अभी चल रहा है तो लोग क्या करते हैं, जयमाला के समय इधर से लड़का का मुंह रहता है, इधर से लड़की का मुंह रहता है, दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाता है, उसी को कहते हैं सम्मुख कोण। तो तुम लोग वहां पे नारा लगा देना ना, सम्मुख कोण बराबर है, यानी दोनों के मुंह की है बराबर है, पक्का नहीं? अब देखो,
कोण एक बराबर 3, कोण एक बराबर 3, यानी ये इधर से देखो मामू आ इधर से ममानी, कोण एक बराबर इधर से मौसी आ इधर से मौसा, तो कोण दो बराबर, यानी कोण एक बराबर कोण 3 और कोण दो बराबर कोण 4। अब कमेंट करके बताइएगा कोण 5 बराबर, कोण 6 बराबर, ये कमेंट में बताएंगे यहां पे क्या होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वही कर रहा है संगत कोण का अभिगृत, अगर रेखा समानांतर है, ये ऐसे होगा रेखा, रेखा क्या है, अगर रेखा जो है दो रेखा समानांतर है, अब जैसे हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा के लिए, ठीक ना, हाँ ये हम आपको सिखाए, हम मिटा देते हैं थोड़ा, देख लेंगे। अब हम बात आपसे ये करने जा रहे थे कि देखिए अगर ये दोनों, देखिए यहां पे गौर कीजिए, जब दो समानांतर रेखा यानी दिया है एल समानांतर एम, यानी दो समानांतर रेखा को एक रेखा काटता है, अगर रेखा समानांतर है तो संगत का कोण बराबर होगा। अब देखिए एक बराबर क्या होगा, छत के ऊपर एक तो छत के ऊपर तो एक बराबर, तो 5 बराबर, छत के नीचे 5 तो छत के नीचे तो 5 बराबर, कोण 2 बराबर कोण 4, छत के नीचे 6 तो कोण 6 बराबर कोण, यानी कि अगर रेखा समानांतर, अगर दो रेखा समानांतर है, समानांतर है, जब दो रेखा समानांतर है और कोई रेखा काटता है तो संगत का कोण क्या होता है, बराबर होता है। संगत का कोण क्या होता है, बराबर होता है। संगत का कोण क्या होता है, बराबर होता है ना। चलते हैं अब हम आगे। हाँ इसमें देखिए संगत कोण के अभिगृत का विलोम है, संगत कोण के अभिगृत का विलोम है, संगत कोण के अभिगृत का विलोम। अब हम पढ़ते हैं, अगर देखिए इसमें समानांतर नहीं है, जब दो रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, जब दो रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, जब दो रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समानांतर होगी। अब देखिए अगर यहां पे इस रूप में आपका क्वेश्चन दे रखा है, अब कोई बोल रहा है ना कि 1 बराबर 5, अब बताइए हमको कि छत के ऊपर 1 है ना और छत के ऊपर 5 है ना, तो 1 बराबर 5 यानी संगत का कोण बराबर है तो रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। अगर संगत का कोण बराबर है तो रेखा क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक है ना। अगर संगत का कोण बराबर है तो रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। देखिए सबसे पहला चीज हम बता रहे हैं, आप जितनी भी चीजों को हम बोलते हैं, कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आती तो उसको एक बार नहीं 2 बार देखिए और कमेंट में जरूर कीजिए कि सर यहाँ मुझे समझ में नहीं आया, मैं उस पर डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है ना। मैं प्रयास करूंगा फिर से उस विषय पर लेकर हम वीडियो बनाकर आए तो मेरी बातों को आप समझेंगे। अब इतनी सारी चीजें, इसके बाद हम नेक्स्ट में, अब जो टॉपिक है वो है सर्वांशम। सर्वांशम क्या है पता है, जब दो वस्तुएं आपस में बराबर होते हैं, जैसे 10 रुपया का 2 गो सिक्का लीजिएगा और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा तो एक दूसरे को ढक लिया कि नहीं ढक लिया, वो सर्वांशम हो गया। जो एक दूसरे को अच्छे ढंग से ढक लेंगे उसी को तो सर्वांशम कहते हैं। आपका हाथ आपके पिताजी के हाथ बड़ा हो जाएगा, ये सर्वांशम नहीं है। आपकी कॉपी के जितने पेज हैं अगर एक दूसरे को ढक लेता, ये सर्वांशम है। तो सर्वांशम आप समझ गए होंगे कि जब दो आकृति का आकार और माप समान होता है, जब दो त्रिभुज का आकार और माप समान होता है उसे हम सर्वांशम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांशम कहते हैं। अब देखिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, यानी ये क्या है, सर्वांशम है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये सर्वांशम नहीं है। समझ गए हैं कि नहीं, सर्वांशम किसे कहते हैं, जो एक दूसरे को परस्पर ढक लेता है, जिसका आकार और माप समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वांशम कहते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे हम लोग। देखिए साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से सर्वांग समता। अब देखिए
सर्वांशम 9th क्लास में था, 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पे हम 10वां क्लास का पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हम कम पढ़ाएंगे। तो साइड एंगल साइड, देखिए किसी दो त्रिभुज में, देखिए ए बी सी डी ई एफ, अब बताइएगा ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है ना। अब गौर कीजिएगा, देखिए समान है कि नहीं, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 5, ये भी 5, ये 40 डिग्री है, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम हो गए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, खाटू नरेश की जय श्री श्याम, उसी प्रकार से यहां से दोनों त्रिभुज सर्वांशम कैसे हो गए, तो कौन शायरी बोलिएगा, साइड एंगल, आप लोग की शादी होगा, पंडित जी को बोल दीजिएगा कि हम दोनों सेम हैं, हम लोग के लिए शायरी पढ़िए, साइड एंगल साइड यानी सर्वांशम करवा दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, तो इसको बोलता कैसे, देखो यहां पे यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं, देखिए दो भुजा और बीच का कोण, बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजा, दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजा बीच के कोण अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांशम होंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे का टॉपिक हम जानते हैं। दो सर्वांशम आकृति का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। अब बता देते हैं वो बात हम, जब सर्वांशम है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। कहने का मेरा मतलब है कि जब शादी हो गया तो लड़का और लड़की दोनों का वैल्यू इक्वल है, बराबर है, यानी सर्वांशम है तो दोनों का वैल्यू कितना है, बराबर है, ठीक है ना। तो दो सर्वांशम आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखिए ये दोनों त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज, दो क्षेत्रफल बराबर होगा ना, तो ये क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यानी ए बी सी और DEF दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इसका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, कब बराबर होगा, जब इसका क्षेत्रफल, जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम होंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। आज का क्लास समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और थेल्स थ्योरम को लेकर आएंगे। और मैं वादा करता हूं कि एक बार अगर 5 नंबर का आएगा, एक बार अगर थेल्स थ्योरम देख लीजिएगा तो हम वादा करते हैं कि थेल्स थ्योरम एक बार में आपका क्लियर, ठीक है ना। अब सत्य बताइएगा, क्या आपको जो भी चीज हम पढ़ाए हैं समझ में आया है कि नहीं। और देखिए बच्चों, थोड़ी सी हेजिटेशन हुआ, आज फर्स्ट क्लास था, थोड़ी सी दिक्कत हुई तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग से बोलूंगा जितना भी लोग देख रहे हैं सब इसे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। जय हिंद, नमस्कार।